हेलो एवरीवन। डेली पॉकेट करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इसमें 1 पेज का नोट्स होता है करंट अफेयर का, साथ ही उस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, और यह यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं। एक बार आप क्वेश्चन भी देख लीजिए और इन्हें करने का प्रयास करिए वीडियो रोक के। जब तक मेरा करंट अफेयर मैं अभी पढ़ाऊंगा, पहले आप एमसीक्यू आप एक बार देख लीजिए और उनको करने का प्रयास करिए। आप देखेंगे कि कितने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, जैसा कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पूछता है। आज के करंट अफेयर में हमारी 10 खबरें हैं और एमसीक्यू भी हमारे 10 हैं। देखिए, देख रहे हैं आप एमसीक्यू का स्टैंडर्ड। तो डेली क्लास में आते रहिए, आपको किसी मैगजीन, किसी भी मैराथन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे हमेशा वादा करता हूं कि मेरी क्लास सफिशिएंट है आपकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर के लिए। आप 30 में से 25 से 26 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे करंट अफेयर्स के, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये जो मैं करंट अफेयर है आज का 1 से 2 फरवरी 2026 का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रविवार को मैं साप्ताहिक करंट अफेयर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाता हूं, जो भी एक सप्ताह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ही 40 एमसीक्यू बनाता हूं। जिन लोगों ने भी वह क्लास नहीं देखी है, वह जाकर वह क्लास देख सकते हैं। मेरे स्रोत जो होते हैं वो द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, टाइम्स ऑफ इंडिया होता है। आज की हमारी महत्वपूर्ण खबर है शास्त्रीय भाषाएं। परिचय क्या है कि 2004 से जो भाषाएं साहित्यिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत होती थी, उनको संरक्षण देने के लिए यह मान्यता शुरू की गई शास्त्रीय भाषाओं के लिए। वर्तमान में कितनी है? 11 है। ठीक है। सर्वप्रथम तमिल और संस्कृत को मान्यता दी गई थी 2004 में। 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को मान्यता दी गई। मान्यता कौन देता है? सांस्कृतिक मंत्रालय देता है। प्रारंभ में तमिल और संस्कृत को गृह मंत्रालय ने मान्यता दी थी। अनिवार्य मापदंड क्या है? यह 1500 से 2000 वर्ष प्राचीन होनी चाहिए। ज्ञानवर्धक ग्रंथ होने चाहिए। ठीक है। तो आपके लिए जितना इसमें जानना महत्वपूर्ण था मैंने आपको बताया, और इस पे जब आप एक एमसीक्यू कर लेंगे और वह एमसीक्यू आपको सीधा आपके एग्जाम हॉल में दिख सकता है। हाँ, लाइन ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी बहुत, इसलिए मैं गारंटी से क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ही करंट तैयार करता हूं और एमसीक्यू भी तैयार करता हूं। तो 30 मिनट की क्लास में आपको सब कुछ मिल रहा है ना। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आज का दूसरा हमारा करंट अफेयर है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। यह क्या है? यह एक कार्योन्मुख सहयोगात्मक मंच है। भारत में इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में, और यह पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। ठीक है। इसकी शुरुआत जो है भारत और फ्रांस ने 2015 में जो पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुई थी, उसमें शुरुआत की थी इसकी। जो सभा होती है, इसका सर्वोच्च निर्णय निर्माण निकाय होता है। देखिए, यूपीएससी यहीं से, स्टेट पीसीएस ना यहीं छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन बना देता है। प्रारंभ में सदस्यता जो थी वो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच तक जितने भी देश थे उन तक सीमित थी, पर 2020 से सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए इसे उपलब्ध करा दिया गया, और 100 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता इसके देश हैं अभी प्रेजेंट में। और हाल ही में इसने टूवर्ड्स 1000 रणनीति चलाई है। तो स्टेट पीसीएस में और अदर एग्जाम में ऐसे, और यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि टूवर्ड्स 1000 रणनीति का संबंध किस एक अंतरराष्ट्रीय संस्था से है? विश्व बैंक से, कि आपका इंडियन मॉनेटरी फंड से,
कि आपका संयुक्त राष्ट्र से, और फिर आपको ये स्वर गठबंधन लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए किससे संबंध है। देखिए, मैं इस पे एमसीक्यू अभी इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अब एमसीक्यू बना के लाता हूँ। आपको बस ध्यान से पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसे बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जब आप एमसीक्यू करोगे ना तो आप देखना, आप यहाँ पढ़ रहे हो और तुरंत ही 5 मिनट में फंसोगे वहां जाकर। तो आपको इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। रिवीजन करके हर एक करंट अफेयर पे मैं एमसीक्यू देता हूँ, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्टैंडर्ड का, उसको सॉल्व करना है 1 से 2 बार। बस आपको इतना करना है, 365 दिन करना है, फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, करंट अफेयर आपसे बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। और जब आप एग्जाम दे के आए तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, जिस क्लास से भी करंट अफेयर आपको दिखें तो आप लिखिएगा कि हाँ वास्तव में, जिससे जो मैं कह रहा हूं उसकी सत्यता प्रमाणित हो सके, है ना। चलिए, तीसरी खबर है हमारी, ध्रुवीय भंवर पोलर वोर्टेक्स क्या होता है। जो हमारी पृथ्वी है उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जब लो प्रेशर या कम दबाव होता है और ठंडी हवाएं घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं, विशाल क्षेत्र में चलती हैं, उसे हम ध्रुवीय भंवर कहते हैं। देखिए, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगी। देखिए, मैं चित्र इसलिए बना देता हूं जिससे आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकें आप अपने माइंड में। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि समताप मंडल में यह स्थित होती है, पर इसका प्रभाव जो होता है वो सौर मंडल में अधिक होता है। ये यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसकी प्रवाह की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। ठीक है, इतना ही याद रखना है, इससे अधिक याद नहीं रखना है। और कुछ चीजें हैं जो यहाँ मैंने समाहित नहीं की हैं, वो आपका थोड़ा माइंड चले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाया पर एक लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा डाल देगा, फिर क्या करेंगे आप। तो ऐसे ही मैंने एमसीक्यू में भी डाल रखी हैं, कुछ फैक्ट वहां भी डाल रखे हैं। ठीक है, चौथी हमारी बहुत छोटी न्यूज थी पर बहुत काम की न्यूज है। लोहित घाटी कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 142 ये क्यों खबर में था? क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो अभी हाल ही में आप देख रहे हैं उस पर रोक लगा दी गई है। तो यह जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको पूर्ण न्याय या न्यायिक सक्रियता का अधिकार देता है। ठीक है, इसमें भी इतने ही जानना है। आज की जो हमारी छठी खबर है वो है वह अंतरिक्ष संधि 1967। ये क्या है? यह एक खगोलीय गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली मूलभूत कानूनी रूपरेखा है। मतलब जो भी हमारे अंतरिक्ष में चीजें हो रही हैं या घटित हो रही हैं उनको कैसे नियंत्रित करना है, चीजें करना है, यह नियंत्रित करती है। यह शांतिपूर्ण उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसकी उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र ने 1966 में इसको अंगीकृत किया और 1967 से प्रभावी हो गई। पक्षकार देश जो हैं इसके 115 से अधिक हैं। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश 1967 में हो गया था। इसकी पुष्टि 1982 में की। तो इस तरीके से एमसीक्यू आपका देखिएगा अभी बना होगा, वहां पर आप देख सकते हैं। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। यूपीएससी स्टेट पीसीएस इन्हीं फैक्टों से आपको क्वेश्चन बना के गलत करा सकता है ना। चलिए, आज की हमारी 7वीं खबर है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग कैसी संस्था है? वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस सबसे बड़ा गेम हमारा यहीं खेलते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे संवैधानिक संस्था है, पर नहीं, ये वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई। सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में आपका एक सदस्य जो होता है वो एससी और एक सदस्य एसटी मदर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से अनिवार्य है। ये तो हो गए 2। और एक सदस्य विशेषज्ञ होना चाहिए समाजशास्त्र से या
समाज की किसी भी एक फील्ड से। तो 3 सदस्य हो गए, 2 और होंगे और एक अध्यक्ष। कार्यकाल इनका 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु अगर हो जाती है तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। या तो आप 3 वर्ष, अगर आपकी मान के चलिए आयु 64 ही हो रही है, पर आप 3 वर्ष के लिए ही होंगे। अगर आपकी आयु मान के चलिए आप 64 साल में चुने गए तो 65 के आप होंगे, तो आपको रिटायरमेंट में आपको आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा स्टेट पीसीएस वाले और यूपीएससी वाले। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है मासिक धर्म स्वास्थ्य पर। देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, भारत में मासिक धर्म पर हम लोग इतना चीज़ों को वो करते हैं कि बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक शारीरिक क्रिया है और प्राकृतिक रूप से है, तो इसको इस तरीके से चीज़ों को वो करना कि हमारी माताएं बहनें शर्मिंदगी महसूस करें, चीज़ें करें, यह नहीं होना चाहिए पढ़े लिखे समाज में, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और ये सबसे अच्छा टॉपिक बनेगा आपका मेंस का। जब मैं मेंस आंसर राइटिंग कराऊंगा ना, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की न्यूज़ का मैं कहूँगा तो ये मेंस का जीएस का पेपर जो 2 होगा, गवर्नेंस और जिसमें अपनी पॉलिटी होती है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मासिक धर्म स्वास्थ्य। 250 शब्दों में लिखने को आएगा और आलोचनात्मक रूप में आएगा, है ना, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी से भी बहुत लिंक करता है, तो पेपर फर्स्ट में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। और कल मैंने जो 40 एमसीक्यू की क्लास की थी उसमें भी मैंने ये न्यूज़ डाली थी। अ ब्रीथ ऑफ चेंज, अ ब्रीथ ऑफ चेंज रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है? विश्व बैंक के द्वारा निकाली गई है। वायु प्रदूषण, और सबसे अधिक इसने बताया है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है वहां पे सर्वाधिक वायु प्रदूषण हो रहा है ना। और आज की आखिरी खबर है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। छोटी ही न्यूज़ थी। चलिए अब चलते हैं अपने एमसीक्यू पर। एक बार देखिए, ये एक पेज आपको पढ़ना है, कितना समय लगेगा? मैंने पढ़ा दिया तो। और इसमें ऐसा नहीं है कोई मतलब बहुत स्टोरी टाइप लिखा है, अरे वही फैक्ट लिखे हैं जो सीधे आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण लाइन, फालतू की देखिए, कोई भी बात फालतू की नहीं लिखी होगी कि भाई बहुत डिटेल में नहीं, सिर्फ काम काम की चीजें। देखिए अगर इस तरीके से अगर ध्रुवीय व्यवहार पर ये लिख दी, ये लाइन लिख दी कि आप इन लाइनों को पढ़ने के लिए आप एक पेज पढ़ें, क्या मतलब? समझ लिया आपने, थोड़े फैक्ट याद रख लिए, बस आपका काम हो गया। देखिए कितने अच्छे से नोट्स तैयार हैं, सिर्फ काम काम की बातें हैं इसमें, कोई बाहरी चर्चा नहीं ज़्यादा। जो सीधा एग्जाम में लाइन आएगी वो सीधा आपके। अब चलिए हम देखते हैं अपने एमसीक्यू, आपको मैंने पढ़ा दिया है। देखते हैं आपने हमारी क्लास को कितने ध्यान से पढ़ा, कितने समझदारी से पढ़ा। चलिए पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा, आंसर दीजिए। थोड़ा क्लास को रोक लीजिएगा, है ना, और मैं इसका पढ़ के आंसर दे दूंगा, पर आपको थोड़ा समय लग सकता है, तो लगाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए उसका इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना अनिवार्य है। चलिए तीसरा कथन पढ़ते हैं। संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित दिशा निर्देश जारी करने वाला नोडल मंत्रालय है। अब बताइए, आपको मैंने तीनों ही फैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, बल्कि एक एक्स्ट्रा ही फैक्ट पढ़ाया है कि जब तमिल और संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था, तब गृह मंत्रालय ने दिया। अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ये लाइन भी डाल दें तो आपसे क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। तो अगर आपने मेरी क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत आराम से दे लेंगे। बताइए, ये मैंने आपको बताया है कि 2024 में ये चीज की गई थी, और बाकी सारे फैक्ट
तो इसका आंसर है सभी तीनों ठीक है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना और चीजों को पढ़ना या चीजों को रिमाइंड में लाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में यह भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ते हैं, आपकी रीडिंग स्किल कैसी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं किसी भी चीज को पढ़ें बड़ा ध्यान से पढ़ें। जैसे देखिए पढ़ना कैसे है, जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन है आपका, तो आप बहुत जल्दी से पढ़ के निकल लोगे, पर नहीं, थोड़ा ठहराव रखिए। आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने आए हैं, आप भविष्य के अधिकारी हैं, तो अधिकारी कोई भी कार्य करता है थोड़ा पेशेंस के साथ करता है। आप पेशेंस से शायद 55 ही अटेम्प्ट करिए यूपीएससी में, पर गारंटी ये रखिए कि मैं बहुत पेशेंस से काम करूंगा, 60 अटेम्प्ट कर रहा हूं और मेरे मुश्किल से 4 से 5 ही गलत होंगे और मेरे सही होंगे, क्योंकि आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, थोड़ा पेशेंस बना के काम किया है। और स्टेट पीसीएस में बड़ा ध्यान से आपको आराम से 100 तक जाइए, बहुत आराम से चीज़ों को करके देखिए पढ़ते कैसे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में एक देखिए पेंसिल जरूर लेके जाया करिए एग्जाम हॉल में, के संबंध में ऐसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पढ़ लिया आपने, यहाँ कभी कभी क्या लिख देता है, गलत गलत लिख देता है, मतलब गलत कथनों पर विचार कीजिए। तो इस चीज को आप ऐसे करके गोला बना लिया करिए, है ना। पहला है, यह भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के दौरान शुरू की गई एक पहल है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इस गठबंधन में शामिल होने के पात्र हैं। बताइए। देखिए कभी कभी आप जैसे एमसीक्यू लगाते होंगे ना, बहुत लोग बताते होंगे केवल आ जाए, सभी आ जाए, तो ज्यादातर गलत होते हैं, पर नहीं, कभी कभी ये चीज सही भी होती है। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया तो उस हिसाब से आप बताइए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, जब तक आपने मेरा करंट अफेयर नहीं पढ़ा था आज का, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम थे? अपने दिल से पूछिए। क्या आपको ये पता था अभी तक कि कॉप 21, क्या आपको ये पता था कि सभी सदस्य, आप, हाँ ये तो पता होगा आपको, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को गलत करना कर सकते थे। चलिए, पोलर वोर्टेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन वैसे पढ़िए जैसे मैंने अभी आपको बताया। देखिए भूलिएगा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही पढ़िए, है ना। चलिए, यह ध्रुवों के चारों ओर कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है। हाँ मैंने आपको पढ़ा है, बात तो सत्य है। यह गर्मियों में मजबूत होता है और सर्दियों में कमजोर हो जाता है, जिससे ठंडी हवा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अच्छा, ये वाली लाइन मैंने आपको पढ़ाई है, बताइए नहीं पढ़ाई ना। और कॉमन सेंस, चलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो छोड़ते हैं अभी। चलिए, इसका सीधा संबंध जेट स्ट्रीम की मजबूती से है, ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। पर देखिए, मैंने जो आपको पढ़ाया एक इमेज बनाई थी, इस तरीके से बनाई थी, ये पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, कम दबाव, इस तरीके से बताया ना, विशाल क्षेत्र है, सब कुछ बताया था ना। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, जब ठंडी हवा रहेंगी, तीव्र रहेंगी विशाल क्षेत्र में, तो आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, क्या यह गर्मियों में मजबूत होता है? होगा क्या, आप बताइए। ठंडी हवा है तो गर्मियों में कैसे मजबूत हो जाएगा? वो तो ठंडी समय में मजबूत होगा ना। तो ये कथन हो गया हमारा, इतना सा कॉमन सेंस लगाना है बस आपको, गलत। अब जैसे ही हमारा दूसरा गलत होता है, मैं नहीं जानता हूं कि आपको तीसरे में ज्यादा जानकारी है, पर आप ये लीजिए आंसर। इस टाइप के भी एमसीक्यू आपको एक दो क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं, इसलिए इस टाइप का भी मैं एमसीक्यू आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस। और ये देखिए अलग से फैक्ट, इसका सीधा संबंध जेट स्ट्रीम की मजबूती से है। आप डालिएगा उस करंट में अपने, है ना, अलग से, या रिवाइज कर लीजिएगा इसी एमसीक्यू को, तो आपको याद रहेगा। चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए। यह उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत दिए गए डिक्री या आदेश पूरे भारत में लागू होते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति का उपयोग वैवाहिक विवादों में सुधार की गुंजाइश न होने के आधार पर तलाक देने के लिए किया। देखिए,
ये दो तो आप आराम से बता देंगे, पर आप कहोगे यार ये अभी तो आपने बताया था कि इसका उपयोग तो यूजीसी वाले में किया। हाँ बिल्कुल राइट, अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये लाइन भी आ सकती है, पर अभी कुछ समय पहले इसमें भी किया है। तो देखिए मैं थोड़ा से अलग फैक्ट क्यों डालता हूँ कि आपको भी एहसास हो, एग्जाम हॉल में आप जाएं तो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये दो तो मैंने पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे। पर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर चीज़ों को लगाते हैं, चीज़ें मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो आपको मैं ये सब भी पढ़ाऊंगा, ये सब है। जब मैं 1 साल का करंट अफेयर अभी वाली क्लास लाऊंगा उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, तो मतलब करंट अफेयर आपसे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है, फिर कहता हूँ गारंटी है। और जो भी स्टूडेंट पेपर दे के आए 2000 अपना 26 का यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का, वो मुझे जरूर आके बताना, कमेंट में जरूर लिखना क्लास में कि मेरी क्लास से कितने क्वेश्चन आए हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, मैं फिर गारंटी देता हूँ 30 में से 25-26 क्वेश्चन मेरी क्लास से होंगे। बस पढ़ना आपको है। और हिंदी माध्यम के लिए मैंने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से प्लान कर रखी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सारी चीज़ें मैं ही पढ़ाऊंगा और स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ाऊंगा। कोई भारी भरकम चीज़ें नहीं होंगी। शॉर्ट नोट्स मेरे खुद के एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक से होंगे, सारी चीज़ें समाहित होंगी, कॉन्सेप्ट होगा, स्टोरी की टाइप में आपको चीज़ें याद होंगी। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर दीजिए। वह अंतरिक्ष संधि, अभी मैंने आपको पढ़ाया, के कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि, यहाँ देखो एक चीज याद रखा करो, कहीं गलत तो नहीं लिखा है कि गलत कथन है ना, तो इस चीज का याद रखा करो। यह संधि अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती को प्रतिबंधित करती है। यह चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के सैन्य उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाती है। यह संधि अंतरिक्ष संसाधनों के निजी खनन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाती है। बताइए, अभी मैंने आपको पढ़ाया ना कुछ, बताइए। देखो, अगर आपने मेरी उस करंट को ध्यान से सुना होगा ना, तो ये बात आप सही कर ले गए, फिर दूसरी बात भी आप सही कर ले गए, पर तीसरे में आपको बहुत कंफ्यूजन है, तो मैंने तो ये लाइन आपको बताई ही नहीं है। अगर मान के चलिए इंपॉर्टेंट होती तो क्या मैं डालता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होती, नहीं है इसलिए तो नहीं डाली ना। इस ये मैं इस तरीके से चीज़ों को पढ़ाता हूँ, फिर एमसीक्यू इसलिए बनाता हूँ आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत की गई। आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं। आयोग महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करता है। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए अभी मैंने आपको बताया ये वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, तो जहां आप एक को काटते हैं आपके पास आंसर ये रहा। ये अलग से फैक्ट है, इसको जान लीजिएगा। देखिए सभी चीज़ें हमेशा गलत नहीं होती हैं, है ना, ये मैं आपको बार बार प्रमाणित कर रहा हूँ, ऐसे ही एग्जाम हॉल में होगा। 7वां क्वेश्चन आपके पास, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और मौलिक अधिकार के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय ने माना है कि गरिमा के साथ मासिक धर्म स्वच्छता तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। केंद्र सरकार ने स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता के लिए एक राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति को मंजूरी दी है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने कार्यस्थल पर वैतनिक मासिक धर्म अवकाश को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया है। बताइए, ये बहुत मतलब मैं कहूँगा हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में बनाया है मैंने। बताइए आप। देखिए ये बात हो गई है बिल्कुल गलत, केंद्र सरकार ने नहीं, अनुच्छेद 142 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, पहली बात, ठीक है। और तो इसमें ये सही है। बताइए, डिफिकल्ट था पर बहुत, अगर थोड़ा सा आपने मेरी क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आंसर दे लेंगे। चलिए, हाल ही में चर्चा में रही ब्रेथ ऑफ चेंज रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या है। बताइए बताइए। देखो वायु प्रदूषण यहाँ भी है ना, और मैंने पढ़ाया भी है।
पर मैंने कहीं आपको औद्योगिक क्षेत्र का बताया है क्या? आप बताइए। इसका आंसर सी है। और इसी तरीके से आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में दिए जाएंगे, आप गलत कर ना पाए इसलिए मैं यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस लाइन को अच्छे से पढ़। स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन का ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये क्या है कि एक्चुअल में मैंने डेप्थ में क्वेश्चन बनाया है। क्यों? यूपीएससी डेप्थ में जाता है, सबको पता है, विश्व बैंक ने निकाली है, ठीक है, गंगा इंडो मैदान को इन्होंने ऐसा कह दिया है, सब पढ़ रहे हैं। पर एक बहुत छोटी सी लाइन थी पूरे आर्टिकल में, ये यहीं से उठाते हैं एग्जामिनर हमेशा। देखिए आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए आप। और जिसने ये रिपोर्ट भी पढ़ी होगी ना, उससे ये क्वेश्चन दे दीजिएगा, हवाबाजी करेगा, शांत हो जाएगा। चलिए, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी भारत का पहला समर्पित एआई विश्वविद्यालय जो करजन मुंबई में स्थित है। बताइए। इसे विशेष रूप से हरित प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण के लिए डिजाइन किया गया है। आपको मैंने क्या पढ़ाया है वहां पे? मैंने एक लाइन पढ़ाई है, आपने पढ़ा होगा कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय, फिर मैंने लिखा चौधरी शरण सिंह, उसमें शुरू किया गया है ना? पर यहाँ क्या है, पढ़ो। पहला समर्पित एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, है ना? तो ये फैक्ट याद रख लेना अलग से, इसलिए मैंने डाला है। और ये भी सही है, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लोगों को देता हूँ कि अच्छे से चीजें आपकी तैयार रहें। देखिए आपने करंट अफेयर वो तो पढ़ लिया होगा, पर ये भी डेप्थ में चीजें थी, इसलिए मैंने आपको पढ़ाई हैं। अच्छे से पढ़िए, देखिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस में रखा होगा, आपको पता ही नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो गए, आप तो चौधरी चरण सिंह तक ही सीमित हो। और देखो यहाँ क्या है ना? चलिए, लोहित घाटी के भौगोलिक और सामरिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलती है। यह घाटी अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब है। प्रसिद्ध ढोला सदिया सेतु लोहित नदी पर ही निर्मित है। देखो एक अलग से फैक्ट डाला ना, ये स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट ही पूछिए कि ढोला सदिया जो सेतु है वो किस नदी पर स्थित है, तो आपको पता होनी चाहिए लोहित नदी पर स्थित है। और ये तीनों ही बातें सत्य हैं। देखिए, एक तो मैंने 10 करंट अफेयर के टॉपिक पढ़ाए, फिर उसके बाद आपको जब मैंने एमसीक्यू कराए तो कम से कम नहीं तो 6 पॉइंट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन और स्टैंडर्ड का बन सकता है, वो भी पढ़ाए। तो 16 टॉपिक आप मान के चलो मैंने पढ़ा दिए एक प्रकार से। अगर आपने अच्छे से पढ़ते हैं, आप बताइए कहाँ से स्टैंडर्ड, आप खुद देखिए ना स्टैंडर्ड, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ही बनाता हूँ, है ना? तो अच्छे से पढ़ाई करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए, कि अगर आपको पसंद आता है तो, है ना? और अधिक से अधिक जो क्लास में मेरे जोड़िए लोगों को, जिनसे उन्हें लाभ मिल सके, हिंदी माध्यम के बच्चों को। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।